हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम क्लास 12 की जो केमिकल काइनेटिक्स है वो केमिकल काइनेटिक्स की और एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कौन सी वो फैक्टर है जो केमिकल काइनेटिक्स में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन में अपना इफेक्ट डालते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन था उसके बारे में हमने पहले लेक्चर में बहुत सारे बातें आप लोगों के सामने रखे थे। अब सुनो, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इनमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अपने प्रभाव डालते हैं, पर उसमें भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर ये दोनों एक एक ऐसे इफेक्टर है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट देते हैं। मतलब कंसंट्रेशन और टेम्परेचर ये दोनों इफेक्टर ये सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन हम इनको डिटेल्ड पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा वो पहले तो कंसंट्रेशन रेट लॉ इनके ऊपर आएगा, हुल्डबार्ग वागे इक्वेशन के ऊपर आएगा, या उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, ये सब आएगा। मतलब कंसंट्रेशन कितना बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन में इफेक्ट डालते हैं, वो हम बहुत डिटेल्ड स्टडी करेंगे जो कि 3 4 या 5 लेक्चर के द्वारा आएगा। उसके बाद हम टेम्परेचर को पढ़ेंगे, जो आप जानते हो या नहीं भी जानते हो तो आर्हेनियस इक्वेशन कहलाता है। मतलब जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वहां से हमको एक्टिवेशन एनर्जी की पता चलेगा। मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो आर्हेनियस इक्वेशन है, वहां से हमको टेम्परेचर की इफेक्ट, टेम्परेचर वो एक ऐसा फैक्टर है, वो टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन में अपना इफेक्ट डालते हैं उनको हम आर्हेनियस इक्वेशन से पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर आएगा, बहुत सारे लेक्चर आएगा। आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कैसा है, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर भी बहुत बहुत बढ़िया लेक्चर आएगा। उसके बाद और एक इफेक्ट है जिनको हमें डिटेल्ड पढ़ना है, वो है कैटलिस्ट। मतलब अगर आप कैटलिस्ट यूज करोगे तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट हो सकता है, वो नेगेटिव कैटलिस्ट हो सकता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट के बाद प्रोमोटर आता है, नेगेटिव कैटलिस्ट के बाद इनहिबिटर या कैटालाइटिक पॉइजन आते हैं। वो कैसे एक केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, वो कैसे केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है उनमें अपना इफेक्ट डालते हैं, उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कैटालिस्ट के बारे में, कैटालिस्ट देने से क्या होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कैटालिस्ट का क्या रोल है, वो हमको जानना है। अगर हमको वो जानना हो गया तो कैटालिस्ट और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि होने वाला है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, वो हमको पता चल जाएगा। तो कंसंट्रेशन एक बहुत बढ़िया लेक्चर है। टेम्परेचर जहां से हमें आर्हेनियस इक्वेशन पता चलेगा वो एक डिटेल्ड लेक्चर आएगा। कैटालिस्ट के ऊपर भी एक डिटेल्ड लेक्चर आएगा। लेकिन ये जो फैक्टर्स है और भी बहुत सारे फैक्टर है, ये तीनों फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, ये तीनों फैक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन तीनों फैक्टर को छोड़ते हुए आपको और भी बहुत सारे फैक्टर के बारे में पता करना है। तो सबसे पहला फैक्टर जो आज हम पढ़ेंगे वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आज हम थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन के बारे में बताएंगे, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर के बारे में भी बताएंगे, और कैटलिस्ट के बारे में डिटेल्ड भी हम बोल सकते हैं। लेकिन आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता चलेगा, 1 2 3 करके आप स्टेप वाइज मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए, आपको पूरा डिटेल्ड कंसेप्ट पता चल जाएगा कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के बारे में। तो सुनो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट ये सबसे पहला टॉपिक है, ये सबसे पहला फैक्टर है जो अपना इफेक्ट डालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। अब अगर आपको कोई बोले कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पढ़ना है तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में आपको क्या पढ़ना होगा, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पढ़ने से पहले आपको पता करना होगा रिएक्टेंट कौन कौन सी तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आएगा आयोनिक रिएक्टेंट, उसके बाद आएगा कोवैलेंट रिएक्टेंट। तो सबसे पहली बात आपको यह जानना होगा, पहले आयोनिक रिएक्टेंट एक साइड में लिखो और दूसरे साइड में लिखो कि कोवैलेंट रिएक्टेंट। आप बोलोगे सर आप जो बोलना चाह रहे हो ये क्या केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है? मैं बोलूंगा जी बिल्कुल, ये केमिकल बॉन्डिंग से ही रिलेटेड है।
तो सबसे पहले जो आयोनिक रिएक्टेंट होते हैं वो आयोनिक रिएक्टेंट में कौन सी बॉन्ड होते हैं? आप बोलोगे सर आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट रिएक्टेंट में कौन सी बॉन्ड होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड आसानी से टूटते हैं क्योंकि उनमें सोवरेनिटी नहीं है, मतलब जो आयोनिक बॉन्ड है वो असल में बॉन्ड नहीं है, वो असल में दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में हुए गए कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है। मतलब जो आयोनिक रिएक्टेंट के अंदर आयोनिक बॉन्ड कम करते हैं वो आयोनिक बॉन्ड असल में बॉन्ड नहीं है, उनके अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो अपने आप में इंडिविजुअलिस्टिक बॉन्ड नहीं है, क्योंकि वो दो ऑपोजिट आयोन, कैटायन और एनायन, मतलब दो ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल, उन दोनों के बीच में हुए गए कूलम्बिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो आयोनिक बॉन्ड है, वो आसानी से टूट जाते हैं। मतलब एक आयोनिक रिएक्टेंट में आयोन्स रहते हैं, जैसे कि NaCl प्लस AgNO3, इसको अगर आप लोगे किसी भी मीडियम में, आप बोलोगे सर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट पड़ता है। क्या पड़ता है? AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट पड़ता है, व्हाइट PPT। ये क्या है? आप बोलोगे सर ये तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ। ये क्या है? ये तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, जो कि है। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, बहुत डिटेल में सुनो कि ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, आयोनिक रिएक्टेंट के तौर पे आपने लिया NaCl और AgNO3 को। NaCl में क्या है? आप बोलोगे सर NaCl में Na और Cl एटम के तौर में नहीं है, इनमें है Na प्लस और Cl माइनस। क्या है? Na प्लस और Cl माइनस। AgNO3 में है Ag प्लस और NO3 माइनस, मतलब ये तो आयन के तौर में पहले से ही उपस्थित है। NaCl में Na प्लस Cl माइनस, AgNO3 में Ag प्लस NO3 माइनस। ये सभी आयन मीडियम में पहले से उपस्थित थे। अब ये आयन घुल-मिल जाएंगे। अगर ये आयन एक दूसरे से आपस में घुल-मिल जाएंगे तो ये Na प्लस भाई साहब NO3 माइनस को पकड़ लेगा, वहां से होगा NaNO3, Cl माइनस Ag प्लस को पकड़ लेगा, वहां से होगा AgCl। ये NaNO3 चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट उत्पन्न करेंगे और ये AgCl के साथ AgCl सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट PPT देंगे। मतलब ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत ध्यान से सुनना, ये क्या है? आप बोलोगे सर आपने पहले दिन बोला था ये बहुत हाई स्पीड रिएक्शन है, मतलब इनके जो रेट है ये बहुत ज्यादा है, ये फास्ट रिएक्शन में आते हैं, ये वेरी फास्ट रिएक्शन की एग्जांपल है। तो आपको यहां से ये पता है कि ये रिएक्शन बहुत जल्द क्यों होता है, ये रिएक्शन की रेट बहुत ज्यादा क्यों है। आप बोलोगे ये जो NaCl AgNO3 है, ये जो आयोनिक रिएक्टेंट वगैरह है, ये आयोनिक रिएक्टेंट में आयोनिक बॉन्ड पहले से था, आयोनिक बॉन्ड की स्वतंत्रता नहीं है, तो आयोनिक बॉन्ड की स्वतंत्रता नहीं होने के वजह से ये आयोनिक कंपाउंड्स, ये आयन में पहले से डिसोसिएट होके मीडियम में बैठा है, तो वो आयन एक दूसरे के साथ आपस में घुल मिल गए तो ये प्रोडक्ट बहुत आसानी से उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेशन AgCl की ये बहुत आसानी से उत्पन्न भी हो जाएंगे। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये क्या है? आप बोलोगे सर ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। क्या है ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। अगर ये बहुत फास्ट रिएक्शन हुआ तो इसका रेट क्या होगा, ROR क्या होगा? ये भी बहुत ज्यादा होगा, ये हाई होगा। तो मैं बोलूंगा रेट ऑफ रिएक्शन नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर निर्भरशील है। आप बोलोगे जी बिल्कुल है, ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर निर्भर करते हैं, ये डिपेंड करते हैं। तो ये डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट हुआ। आप बोलोगे जी बिल्कुल हुआ, मतलब आयोनिक रिएक्टेंट का रिएक्शन ज्यादा स्पीड में होगा, ज्यादा रेट में होगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल होगा आप बोलोगे जी बिल्कुल होगा। तो इसको हटाए, छापना हो गया, इसको हटाओ। तो आयोनिक रिएक्शन के लिए, आयोनिक रिएक्टेंट के लिए हमको ये पता चला। अब और एक दास्ता को सुनो। आयोनिक में आपने क्या एग्जांपल लिया था? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। आयोनिक में आपने क्या रिएक्शन लिया था? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। अब कोवैलेंट में आप बोलोगे सर आपका सबसे पसंदीदा एग्जांपल कौन है? मैं बोलूंगा भाई साहब ये है, N2 + 3H2 से
2NH3 उत्पन्न होते हैं। ये हेबर प्रोसेस है। क्या है ये? आप बोलोगे सर ये ना एमोनिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड है, ये हेबर प्रोसेस है। ये हेबर प्रोसेस में क्या होता है देखो भाई साहब, ये N2 इनमें है N ट्रिपल बॉन्ड N, ये H2 H सिंगल बॉन्ड H, कितना 3, उत्पन्न कितने होते हैं एमोनिया NH3, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर वाला एमोनिया उत्पन्न होते हैं कितना, आप बोलोगे सर 2। तो देखो भाई साहब ये N2 ये टूटते हैं इनके बॉन्ड, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो, ये जो कोवेलेंट रिएक्टेंट है, ये जो कोवेलेंट रिएक्टेंट है, कोवेलेंट रिएक्टेंट में N2 है H2 है और उत्पन्न क्या हो रहे हैं प्रोडक्ट के तौर में, प्रोडक्ट के तौर में एल्कालाइन है यार, मतलब एमोनिया की उत्पत्ति हो रहा है। तो N2 में क्या है, आप बोलोगे सर ये ट्रिपल बॉन्ड है। और एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये N नाइट्रोजन इनको एजोट कहा जाता है, नाइट्रोजन को एजोट कहा जाता है, एमोनिया को एल्कालाइन एयर कहा जाता है। अब सुनो ये जो N2 है, ये N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N है, मतलब N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, H2 में सिंगल बॉन्ड है, और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इनकी स्वतंत्रता है, ये सोवरेन टाइप ऑफ बॉन्ड्स है, मतलब ये जो बॉन्ड है इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N हुए, H2 में H सिंगल बॉन्ड H हुए। तो अगर ये प्रोसेस को आपको प्रोसीड करना है तो रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड को टूटना होगा और प्रोडक्ट के बीच में बॉन्ड को जुड़ना होगा, मतलब यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों ही कर सॉरी यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों ही करना होगा। तो N2 का बॉन्ड टूटेगा, H2 का बॉन्ड टूटेगा, NH3 में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, और अगर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हुआ तो ये रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा, आप बोलोगे इसका रेट थोड़ा कम होगा, मतलब ये बहुत स्पीड में प्रोसीड नहीं करेंगे, इनका रेट थोड़ा स्लो होगा, ये वेरी स्लो रिएक्शन नहीं है, तो ये स्लो रिएक्शन में तो आएगा। आप बोलोगे हाँ सर इनकी गिनती हम स्लो रिएक्शन में करेंगे, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की गिनती वेरी फास्ट रिएक्शन में होते हैं, उधर रेट बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी के साथ साथ ये जो हेबर प्रोसेस वाला मेथड है ये मॉडरेट स्पीड का रिएक्शन होते हैं, इनमें रेट उतना भी ज्यादा नहीं होता, ये वेरी फास्ट रिएक्शन की एग्जांपल में नहीं आते हैं, ये मॉडरेट स्पीड या स्लो स्पीड रिएक्शन में आते हैं। तो आप बोलोगे ये क्या है, ये N2 में ये बॉन्ड तोड़ना होगा, ये बॉन्ड तोड़ना होगा, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग करना होगा, किनकी बॉन्ड ब्रेकिंग, किसकी रिएक्टेंट की, किसकी रिएक्टेंट की, बॉन्ड फॉर्मेशन किसकी प्रोडक्ट की, बॉन्ड फॉर्मेशन किसकी प्रोडक्ट की, मतलब प्रोडक्ट उत्पन्न होने के लिए आपको बॉन्ड फॉर्मेशन, नया वाला बॉन्ड फॉर्मेशन करना होगा और रिएक्टेंट के बॉन्ड को आपको तोड़ना होगा। तो ये सभी प्रोसेस आप बोलोगे सर ये क्या है, ये टाइम टेकिंग है, क्या है ये टाइम टेकिंग है। अगर ये टाइम टेकिंग हुआ तो रेट क्या होगा, ROR क्या होगा, ये स्लो होगा, मतलब ये लो होगा, क्या होगा ये लो होगा। ये वेरी फास्ट रिएक्शन होगा नहीं, ये मॉडरेट स्पीड रिएक्शन होगा, क्या होगा ये मॉडरेट स्पीड रिएक्शन में गिनती होगी इसकी। जी बिल्कुल। तो पहला वाला एग्जांपल जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है उनमें पहले हम क्या पढ़ेंगे, आयोनिक रिएक्टेंट, उनके लिए रिएक्शन जल्द होते हैं, कोवेलेंट रिएक्टेंट थोड़ा सा धीरे होते हैं। तो ये आयोनिक रिएक्टेंट के लिए रेट वेरी फास्ट होगा, कोवेलेंट के लिए मॉडरेट से लो में होगा। तो इसकी R हाई है, इसकी R लो है। किसके लिए पहले हमने देखा, आयोनिक और कोवेलेंट के लिए। तो आप बोलोगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट खत्म हो गया, मैं बोलूंगा नहीं, ये तो कहानी की शुरुआत है, आगे आगे देखो मजा तो अब आएगा। तो आयोनिक रिएक्टेंट और कोवेलेंट रिएक्टेंट अगर आपको पढ़ना हो गया, आयोनिक रिएक्टेंट के लिए रेट ज्यादा है, फास्ट है, रेट ज्यादा हाई है, और कोवेलेंट के लिए बॉन्ड को तोड़ना होगा, बॉन्ड को बनाना होगा, तो उसके लिए आपको टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो रेट भी थोड़ा कम होगा, लो होगा। अब दूसरा, एक बात उत्तर दे दो, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस। कुत्ते के दोस्ती कुत्ते के साथ, बंदर की दोस्ती बंदर के साथ, कहानी पता है,
आप बोलोगे हाँ सर हमें पता है, कुत्ता बंदर के साथ दोस्त कभी नहीं बना सकता, कुत्ते के साथ कुत्ता आएगा, बंदर के साथ बंदर आएगा। तो हेटेरोजीनियस में रिएक्शन जल्द नहीं होगा, होमोजीनियस में रिएक्शन ज्यादा जल्दी होगा। हम बोलेंगे सर हमारा फ्रीक्वेंसी मैच करता है। क्या बोलते हो आप? दोस्त आपका कौन होता है? जिनके साथ आपका मेंटालिटी मैच करता है, जिनके साथ आपका दिमागी जहनी फ्रीक्वेंसी मैच करता है, वही आपका दोस्त होता है। अब दोस्त होमोजीनियस में आएगा, हेटेरोजीनियस मतलब सभी अलग अलग, सभी अलग अलग। तो हेटेरोजीनियस में रिएक्शन जल्दी नहीं होगा, होमोजीनियस में रिएक्शन जल्दी होगा। आप बोलोगे सर होमोजीनियस में क्या होता है? होमोजीनियस में रिएक्शन जल्द से जल्द होता है। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल होता है। तो कहानी ये है दोस्तों कि होमोजीनियस में क्या होगा? होमोजीनियस में रिएक्शन आसानी से होगा, जल्द होगा, हेटेरोजीनियस में रिएक्शन देरी से होगा। तो आप बोलोगे होमोजीनियस जो रिएक्टेंट है, होमोजीनियस जो रिएक्टेंट है वो एक दूसरे के साथ ज्यादा रिएक्शन करेंगे, वो एक दूसरे के साथ बहुत स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन करेंगे। हेटेरोजीनियस वाला बंदा जो एक दूसरे से घुल-मिल नहीं गए थे, जिनके एक दूसरे के प्रति उतना प्यार नहीं था, वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन भी उतना स्पॉन्टेनियसली नहीं करेंगे। तो होमोजीनियस के लिए क्या होगा? रेट थोड़ा ज्यादा होगा, फास्ट होगा या हाई होगा, और इनके लिए रेट क्या होगा? थोड़ा लो होगा। ROR ये क्या होगा? थोड़ा लो होगा। आप बोल सकते हो कि इनके लिए क्या होगा? इनके लिए ROR थोड़ा लो होगा। एक मिनट, सॉरी। अब सुनो, जो होमोजीनियस हो रहा है इनके लिए क्या हुआ? इनके लिए हुआ रेट फास्ट, रेट हाई। जो हेटेरोजीनियस है उनके लिए क्या हुआ? रेट लो, ROR लो। तो आप बोलोगे होमोजीनियस में रिएक्शन जल्द से जल्द होता है, हेटेरोजीनियस में रिएक्शन उतने ज्यादा या होमोजीनियस के तरह नहीं होता है। तो आप ये भी तो बोल सकते हो मेरे दोस्तों कि जो गैसियस फेज रिएक्शन है वो ज्यादा होगा, जो लिक्विड फेज रिएक्शन है वो ज्यादा होगा। मतलब गैस के साथ इजीली रिएक्ट करेंगे, लिक्विड के साथ इजीली रिएक्ट करेंगे, सॉलिड के साथ इजीली रिएक्ट करेंगे। लेकिन लिक्विड के साथ सॉलिड का, गैस के साथ सॉलिड का, सॉलिड के साथ लिक्विड के साथ सॉलिड का, सॉलिड के साथ गैस का, लिक्विड के साथ गैस का, ये रिएक्शन उतने आसानी से नहीं होगा। क्योंकि जो फेज चेंज होता है तो रिएक्शन भी घटता है। सेम फेज रिएक्शन जल्द से जल्द होता है, डिफरेंट फेज रिएक्शन उतना ज्यादा सेम फेज रिएक्शन के तरह नहीं होता। तो आप ये भी बोल सकते हो, ये भी एक नेचर ऑफ रिएक्टेंट का ही हिस्सा है, जो कि है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले और एक बार हम लिखे तो आप बोलोगे, इधर साइड में हम लिखते हैं आयोनिक इनका कोवेलेंट से ज्यादा होगा। जी बिल्कुल। होमोजीनियस का हेटेरोजीनियस से ज्यादा होगा, होमोजीनियस का हेटेरोजीनियस से ज्यादा होगा। ये आप अपने नोटबुक में साइड बाय साइड नोट करते जाओ, ए और बी। आयोनिक का कोवेलेंट से ज्यादा होगा रेट, और होमोजीनियस का हेटेरोजीनियस से ज्यादा होगा। अब और एक बात ये भी आप जानते हो, एक बात को सुनो, एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? आप बोलोगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? आप बोलोगे सर रिएक्शन कब अच्छा होता है? मैं बोलूंगा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम हो। मतलब रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा हो, स्टेबिलिटी कम हो, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो, रिएक्टिविटी कम हो। रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/, स्टेबिलिटी। तो इधर से ये कंक्लूजन आते हैं मेरे दोस्तों कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो ROR है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में बंधे हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के साथ। मतलब रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम होना चाहिए,
प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। तो आप बोलोगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो आर है, तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो ये घटेगा, तो ये घटेगा। और एक बात इसको भी लिख लेना, स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रिएक्टिविटी, इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रिएक्टिविटी। स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी घटेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी घटेगा। हुआ? लिखो भाई साहब, लिखो। इसका एक एग्जांपल देते हैं, इसका एक एग्जांपल देते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जानते हो, कैसे जानते हो मैं बोलता हूं आपको। आपको अगर कोई बोले कि ये है फॉर्मिक एसिड, ये अगर डिसोसिएट कर रहा है तो आप बोलोगे HCOO माइनस प्लस H प्लस, इनमें डिसोसिएट करेंगे। CH3COO माइनस, सॉरी CH3COOH, ये अगर डिसोसिएट करेंगे तो आप बोलोगे CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इनमें डिसोसिएट करेंगे। ये भाई साहब हमारा फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड अगर डिसोसिएट करेंगे तो फॉर्मेट आयन और H प्लस बनाएंगे, एसिटिक एसिड अगर डिसोसिएट करेंगे तो एसिटेट आयन और H प्लस बनाएंगे। तो लिखते हैं, ये फॉर्मिक एसिड हुआ, फॉर्मिक एसिड। ये क्या है? ये एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड, जो भी बोलो, मैं एसिटिक ही बोल रहा हूं, एसिटिक एसिड। ये क्या है? फॉर्मेट। ये क्या है? फॉर्मेट आयन। ये क्या है? एसिटेट आयन, एसिटेट आयन। ये H प्लस बना रहा है। आप ये जानते हो, अगर आपको कोई बोले इन दोनों एसिड में किनकी एसिडिटी ज्यादा है, अगर आपको कोई बोले कि इन दोनों में किसकी एसिडिटी ज्यादा है, आप बोलोगे एसिड की एसिडिटी उसकी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी से बनता है। ये क्या है? रिएक्टेंट। ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा हुई तो रिएक्शन ज्यादा घटेगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा हुई तो रिएक्शन ज्यादा घटेगा, तो रिएक्शन ज्यादा घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो मैं बोलना क्या चाह रहा था कि प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बनता है किनकी? रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, मतलब प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना तेज आगे बढ़ेगा, रिएक्शन उतना तेज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के तरफ भागेगा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के तरफ केमिकल रिएक्शन ज्यादा भागेगा अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा हुई। ये भी आप बोल सकते हो। तो इधर देखो, ये दोनों क्या है? एसिड है। एसिड अगर H प्लस छोड़ेगा तो क्या बनाएगा? कंजुगेट बेस। एसिड अगर H प्लस छोड़ेगा तो क्या बनाएगा? कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी अगर एसिड से ज्यादा हुई तो एसिड से कंजुगेट बेस के तरफ रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, एसिड से कंजुगेट बेस के तरफ रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी तो वो वेरी फास्ट रिएक्शन में काउंट होगा, तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन आर भी बढ़ेगा। तो आप ये बोल तो सकते हो ना कि ये फॉर्मेट से एसिटेट की जो स्टेबिलिटी है वो घटता है। क्यों? सुनो, जो CH3COO माइनस है, CH3 में क्या है? प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट से वो पुश करेगा, COO माइनस के तरफ पुश करेगा, माइनस चार्ज पहले से ही पाप था, ये और भी पुश कर रहा है तो पाप की डेंसिटी बढ़ेगा, पाप की डेंसिटी बढ़ेगा तो इनमें पाप बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी घटेंगे। तो आप बोलोगे किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी बॉडी में अगर चार्ज हो तो वो स्टेबल नहीं है। सभी चाहते हैं अपने अंदर लिए गए पाप को बाहर निकालना, सभी चाहते हैं। ये पृथ्वी में ये जो यूनिवर्स है, सभी के मन में यही होते हैं कि मेरे अंदर जो पाप है मैं उसको बाहर कैसे ले आऊं। तो ये माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, ये सभी पाप होते हैं। तो ये माइनस चार्ज और प्लस चार्ज को ये क्या करना चाहेंगे? ये बाहर लाना चाहेंगे, ये माइनस या प्लस से मुक्त होना चाहेंगे। तो इनके अंदर पहले से ही माइनस था, COO माइनस। ये CH3 में प्लस आई इफेक्ट है जिनसे ये पुशिंग पावर दिखाते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट और पुशिंग पावर से ये CH3 COO माइनस के तरफ जो प्लस आई इफेक्ट से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करेंगे। तो COO माइनस के ऊपर पहले से माइनस चार्ज था, CH3 पुश कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो इनमें पाप और भी बढ़ जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगा। ये क्या है? ये कंजुगेट बेस है। कंजुगेट बेस स्टेबल, कंजुगेट बेस क्या होगा?
ये इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगा तो कंजुगेट बेस क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी घट रहा है तो रिएक्शन ज्यादा होगा, रिएक्शन ज्यादा नहीं होगा। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी घट रहा है तो रिएक्शन ज्यादा होगा, रिएक्शन ज्यादा नहीं होगा। रिएक्ट और इसमें क्या है, H, इनमें प्लस आई भी नहीं है, माइनस आई भी नहीं है। ये C++ में चार्ज की डेंसिटी को बढ़ा नहीं पा रहा है। ये कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इनसे इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये भाई साहब ज्यादा बनेंगे। तो इधर से इधर रिएक्शन ज्यादा होगा, इधर से इधर रिएक्शन ज्यादा होगा। तो ये रिएक्शन ज्यादा होने के लिए ये रिएक्शन ज्यादा होने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, और उसके साथ साथ ये रिएक्शन ज्यादा होगा तो ये ज्यादा H+ छोड़ेंगे, ये ज्यादा H+ छोड़ेंगे तो इनकी एसिडिटी ज्यादा होगी। ये इनसे ये तक, मतलब एसिटिक एसिड से एसीटेट आयन तक स्टेबिलिटी घट रहा है। स्टेबिलिटी घटेगा तो ये रिएक्शन ज्यादा कर नहीं पाएंगे, तो एसिटिक एसिड से एसीटेट आयन ज्यादा नहीं बनेगा। एसिटिक एसिड से एसीटेट आयन ज्यादा नहीं बनेगा तो एसिटिक एसिड ज्यादा H+ नहीं छोड़ पाएंगे। एसिटिक एसिड H+ ज्यादा नहीं छोड़ पाएंगे तो ये भाई साहब बहुत अच्छा एसिड नहीं है। ये ज्यादा रिएक्शन नहीं बना रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम है, ये भी आप बोल सकते हो। इसी के तरह आप और एक एग्जाम्पल को भी ले सकते हो, जो है आपका, आप बोलोगे CH3 CH2OH, ये है इथेनॉल या अल्कोहल। इधर से क्या बनता है, CH3 CH2O- प्लस H+, और ये है फिनॉल, ये है फिनॉल OH। इधर से बनता है O- फिनॉक्साइड प्लस H+। आप बोलोगे फिर से वही चीज, इथेनॉल से ये है इथॉक्साइड प्लस ये क्या है, ये है H+, ये फिनॉल, ये फिनॉक्साइड, ये H+। आप बोलोगे भाई साहब ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल है तो ये रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड करेंगे, ये रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड करेंगे तो ये ज्यादा H+ छोड़ेगा, ये ज्यादा H+ छोड़ेगा तो इनकी एसिडिटी ज्यादा है, ये भी आप बोल सकते हो। मतलब इधर से हमें और भी एक चीज पता चलता है, एसिड की एसिडिटी वो एसिड H+ छोड़ने के बाद जो कंजुगेट बेस बना रहा है वो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एसिड की एसिडिटी उसकी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है, और कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एसिड के तरफ से कंजुगेट बेस के तरफ रिएक्शन जाएंगे, एसिड के तरफ से कंजुगेट बेस के तरफ रिएक्शन जाएंगे तो एसिड ज्यादा H+ छोड़ेगा, एसिड ज्यादा H+ छोड़ेगा तो उसकी एसिडिटी बढ़ेगा, एसिड ज्यादा H+ छोड़ेगा तो ज्यादा रिएक्शन भी होंगे। एसिड से कंजुगेट बेस के तरफ, एसिड से कंजुगेट बेस के तरफ रिएक्शन ज्यादा होंगे, स्पीड से होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप ये बोलना चाह रहे हो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट घटेगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। ये हुआ नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये हुआ आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहला पॉइंट आपको इधर से नेचर ऑफ रिएक्टेंट के तौर पे आएगा। अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया तो इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो है फिजिकल स्टेट, वो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट पहले था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अब होगा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। ये भी बहुत ध्यान से सुनना। फिजिकल स्टेट, आप बोलोगे सर हमको ये पता है कि एक जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट में रह सकता है, लिक्विड में रह सकता है, गैस में रह सकता है। तो पहले तो लिखो सॉलिड, लिक्विड, गैस। किसी भी मैटर में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट रहते हैं, आप बोलोगे जी रहते हैं।
जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट रहते हैं वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है और वही कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट लोगों के बीच में एस्केपिंग टेंडेंसी भी होता है। मतलब जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट वगैरह है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन से बंधा भी रहना चाहता है और वही कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एक दूसरे से बिछड़कर अलग भी होना चाहते हैं। तो अगर वो एक दूसरे से बिछड़कर अलग होना चाहते हैं तो उसके लिए आएगा एस्केपिंग टेंडेंसी, वो एक दूसरे के साथ बांध के रहना चाहता है तो वो आएगा म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो सॉलिड में क्या होता है, आप बोलोगे सर म्यूचुअल अट्रैक्शन एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा है। लिक्विड में म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी नियर अबाउट टू इक्वल है, इक्वल नहीं है, नियर अबाउट टू इक्वल है। और गैस में म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी रहता है। तो मैं बोलूंगा भाई साहब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कहां रिएक्शन ज्यादा होगा। आप बोलोगे सर जहां रिएक्टेंट एक दूसरे से अलग हो सकते हैं जल्द से जल्द वहां रिएक्शन ज्यादा होगा। क्यों, दिमाग में बैठाओ, कोवेलेंट में रिएक्शन तेज हुआ था या आयोनिक में। आप बोलोगे सर हमें पता चल गया है। आप कहां पर निशाना कर रहे हो, हमें पता चल चुका है, क्योंकि आयोनिक में आयन फॉर्मेशन जल्द से जल्द हुआ था। आयन जल्द से जल्द आए थे तो वो ज्यादा तेज घुल मिल सकते थे, मतलब आयोनिक में रिएक्शन तेज हुआ था। कोवेलेंट में बॉन्डिंग था, वो बॉन्ड टूटना होगा, उसके बाद फिर से नया वाला बॉन्ड जोड़ना होगा, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, सभी में टाइम जाएगा। टाइम जाएगा तो आप बोलोगे स्पीड घटेगा, रेट घटेगा। तो आप बोलना क्या चाह रहे हो, सर मैं ये बोलना चाह रहा हूं जहां म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा वहां रिएक्शन कम, जहां एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा वहां कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एक दूसरे से अलग होंगे, जहां एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा वहां कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एक दूसरे से अलग होके और के साथ रिएक्शन घटाना चाहेंगे। भाई साहब एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अट्रैक्शन में बंधा रहोगे तो आप रिएक्शन कर सकते हो, दूसरे के साथ नहीं कर सकते। आप बिछड़ोगे उसके बाद ना रिएक्शन करोगे। पहले तो आपको प्रीवियस वन से बिछड़ना होगा, उसके बाद आप नए वाले से रिएक्शन कर सकते हो। पुराने संबंध को तोड़ना होगा। पुराने संबंध जितने जल्दी टूटेंगे नया वाला रिलेशनशिप, नया वाला संबंध उतने आसानी से बनेंगे। तो पुराने वाले के साथ जितने जल्दी आप रिलेशनशिप को तोड़ सकते हो नए वाले के साथ उतने जल्दी रिलेशनशिप में आ सकते हो, जोड़ सकते हो। यही केमिस्ट्री है, यही केमिस्ट्री है। आप बोल सकते हो कि म्यूचुअल अट्रैक्शन से एस्केपिंग टेंडेंसी अगर बढ़ेगा तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एक दूसरे से अलग होंगे, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एक दूसरे से अलग होंगे तो जल्द से जल्द रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जल्द से जल्द केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो नया वाला रिएक्शन जल्द से जल्द होगा। तो रिएक्शन जल्द होगा तो स्पीड बढ़ेगा, तो स्पीड बढ़ेगा तो आप बोलोगे रेट भी बढ़ेगा। तो सॉलिड से लिक्विड से गैस तक क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ROR बढ़ेगा, सॉलिड से लिक्विड से गैस तक। और इसको आप जो कलिजन थ्योरी है हम पढ़ाएंगे, कलिजन थ्योरी, वो कलिजन थ्योरी में मैं उसको और एक बार बोलूंगा, और एक बार इसको बोलूंगा। ये होमोजीनियस हेटेरोजीनियस वाला मुद्दा भी है, ये एक ही साथ होमोजीनियस हेटेरोजीनियस वाला मुद्दा भी है। देखो भाई साहब होमोजीनियस में रिएक्शन ज्यादा होगा, हेटेरोजीनियस में रिएक्शन कम होगा। हटा इसको, हटा इसको। जो भी मैं बोलूंगा डिस्क्लेमर ऑन है, अपने आप से अपने दिल से मत ले लेना, सभी पढ़ाई के लिए है। जो चीज आप आसानी से समझ सकते हो वही आपका लाइफ है। तो लाइफ का एग्जाम्पल केमिस्ट्री में बार बार लिया जाएगा क्योंकि केमिस्ट्री ही आपका जीवन है। जीवन से अनुप्रेरित होके यही केमिस्ट्री बना है। इंस्पिरेशन लाइफ का है, पर अब केमिस्ट्री रहे हो या फिजिक्स रहे हो, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ोगे आपका इंस्पिरेशन आपका लाइफ का एग्जाम्पल ही बनेगा। तो अब सुनो, बहुत 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 आसानी से, बहुत ध्यान से ये सुनो कि दूसरा वाला पॉइंट हमारा हो गया जो कि था फिजिकल स्टेट के ऊपर। अब तीसरा वाला पॉइंट आएगा जो कि होगा सरफेस एरिया के ऊपर, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ये है एक कप, इसमें है आपका चाय या कॉफी। छी छी छी, चाय कॉफी नहीं खाते बच्चों, हॉर्लिक्स कॉम्प्लान बॉर्नवीटा खाओ या मिल्क ले लो। तो इसमें है मिल्क, ये मेरे लिए है, ये आप लोगों के लिए है।
आप दूध पीते बच्चे हो, आप मिल्क खाओगे, मैं टी कॉफी लूंगा। तो सुनो, बहुत बहुत ध्यान से सुनना कि ये जो कप है इनमें क्या है, इनमें मिल्क है, और मुझे क्या बनाना है, हमें तो मिल्क को टी में कन्वर्ट करना है, हमें तो मिल्क को कॉफी में कन्वर्ट करना है। तो आप बोलोगे कि क्या करोगे सर? मैं बोलूंगा पहले तो मैं शुगर दूंगा, मुझे चीनी खाना है, मुझे मिठाई पसंद है। तो ये कप में पहले से मिल्क था, क्या था, ये कप में पहले से मिल्क था जो कि एक सॉल्वेंट भी था। आप बोलोगे सर कहाँ कनेक्ट कर रहे हो, सॉल्यूशन थोड़ी ना पढ़ेंगे हम। अब मैं बोलूंगा भाई साहब इंटरकनेक्टिंग सब्जेक्ट है, सुनो बहुत ध्यान से। ये जो मिल्क है ये क्या है, ये अपने आप में एक सॉल्वेंट भी तो है। तो ये कप में पहले से क्या था, मिल्क था, ये कप में पहले से क्या था, सॉल्वेंट था। तो ये जो सॉल्वेंट है हमें इधर शुगर को ऐड करना है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनना। अब ऐसे शुगर को ऐड करोगे या ऐसे शुगर को ऐड करोगे, ऐसे शुगर को ऐड करोगे, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। आप ऐसे शुगर को ऐड करोगे मतलब शुगर क्यूब को ऐड करोगे या पाउडर ऑफ शुगर को ऐड करोगे। ये है पाउडर, ये है पाउडर ऑफ शुगर। क्या है ये है पाउडर ऑफ शुगर, और ये है शुगर क्यूब, ये है शुगर क्यूब। तो आप बोलोगे सर जहां सरफेस एरिया बढ़ेगा वहां रिएक्शन की रेट बढ़ेगा। तो शुगर क्यूब बहुत बड़ा बड़ा है, शुगर क्यूब का जो एक्चुअल सरफेस एरिया है वो बहुत छोटा है, क्योंकि यही शुगर क्यूब को अगर आप छोटा करना चाहो तो ये पाउडर में तब्दील हो जाएगा। तो शुगर क्यूब से पाउडर ऑफ शुगर उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि इधर जो मिल्क की पार्टिकल है ये इनको घेर लेगा, ये जो मिल्क की पार्टिकल है ये इनको घेर लेगा, ये जो मिल्क की पार्टिकल है ये शुगर पाउडर को आसानी से घेर लेगा। तो ये जो मिल्क की पार्टिकल है वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व उतने ज्यादा करेंगे। तो ये केमिकल काइनेटिक्स भी है, सॉल्यूशन भी है। सुनना, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसोल्यूट करते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहे तो सॉल्यूट का जो सरफेस एरिया है वो सॉल्यूट का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ ज्यादा रिएक्शन घटाएंगे, सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ ज्यादा घुल मिल जाएंगे, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर शुगर जो क्यूब है वो उनका सरफेस एरिया है कम, जो शुगर पाउडर है उनकी सरफेस एरिया है ज्यादा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सॉल्वेंट सॉल्यूट में ज्यादा घुल मिल सकते हैं, तो मिल्क जो शुगर है उनमें ज्यादा घुलेंगे, मिल्क की मॉलिक्यूल शुगर की मॉलिक्यूल को घेर लेंगे आसपास से, तो वो आसानी से डिसॉल्व कर जाएंगे, रिएक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। तो मैं बोलूंगा तो आप बोलना क्या चाहते हो, शुगर क्यूब से शुगर पाउडर ऑफ शुगर ये ज्यादा डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व इन मिल्क, ये मिल्क बोलो या वाटर बोलो, कुछ भी बोलो, या सॉल्वेंट भी बोल सकते हो। जो सॉल्वेंट है, जो मिल्क है, जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, जो मिल्क है, जो वाटर है, उनमें ये ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। क्या होते हैं उनमें, ये ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। तो आपको इधर से क्या पता चला कि जो सरफेस एरिया है रिएक्टेंट की वो बढ़ेगा तो रिएक्टेंट की आरओआर या रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ये कहां पर बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ने से बढ़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट की सरफेस एरिया को बढ़ाओ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि डिसोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से होते हैं, या सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो भी बढ़ते हैं, सॉल्यूशन आसानी से बनते हैं। तो इसको हटाते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या आया, तीसरा पॉइंट आया आपका सरफेस एरिया। क्या आया सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया वाला पॉइंट हो गया। तो आपको और एक पॉइंट में जाना पड़ेगा, वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या है, यह स्पेसिफिक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलते हैं हम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो ये आसानी से हो जाएगा। आप बोलोगे ये क्या है, जो फोटो सेंसिटिव रिएक्शन है, फोटो
सेंसिटिव रिएक्शन या जो फोटोकेमिकल प्रोसेस है, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोसेंसिटिव या जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जहां पर फोटोन पार्टिकल डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर फोटोन पार्टिकल डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर एच न्यू वाला किस्सा आते हैं, जहां पर एच न्यू वाला किस्सा आते हैं, वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाला रिएक्शन। मतलब आपको मैं बोलना चाहता हूं कि जो फ्री रेडिकल वाला एग्जांपल है ऑर्गेनिक में, वो फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म कब आसानी से करते हैं? आप बोलोगे सर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाना पड़ता है, तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो फोटोसेंसिटिव रिएक्शन में आते हैं, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन में आते हैं, उधर फोटोन पार्टिकल डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, वो एच न्यू के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, वो एच न्यू के प्रेजेंस में या सनलाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन होते हैं। तो ये सब रिएक्शन के लिए लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, फोटोन नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहां से डिपेंड करते हैं? ये मॉडर्न फिजिक्स का भी टॉपिक है, ये मॉडर्न फिजिक्स का भी टॉपिक है। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कहां से आते हैं? नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल बढ़ाओ, नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल बढ़ेगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बढ़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा तो आप बोलोगे कौन सा रिएक्शन है सर? H2 + Cl2 से 2HCl। ये जो रिएक्शन है ये H न्यू के प्रेजेंस में होते हैं, ये H न्यू के प्रेजेंस में होते हैं। या जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, जो फोटोसिंथेसिस है वो फोटोसिंथेसिस नंबर 1 ये है, नंबर बी ये है, मतलब H2 + Cl2 2HCl ये वाला रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, ये सभी फोटोन पार्टिकल के प्रेजेंस में होते हैं, ये सभी सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं, ये एच न्यू के प्रेजेंस में होते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा। तो आप बोलोगे सर हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट से क्या लेना देना है? ROR या रेट ऑफ रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लेकिन ये स्पेसिफिक पॉइंट है, ये स्पेसिफिक पॉइंट है, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, छापो, छापना हो गया तो हटाते हैं, मिटाते हैं। अब आएगा वो 3 पॉइंट जहां पर हम खेलेंगे आपके साथ। 5 नंबर पॉइंट, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट 2 तरीके की होते हैं। पहले तो 2-4 बातें मैं बोलूंगा। जो कैटालिस्ट है वो क्या करते हैं? वो रिएक्शन की जो स्पीड है उनमें इफेक्ट डालते हैं, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन के बाद जैसे आपने लिया था वैसे ही पड़ा रहता है, मतलब रिएक्शन से कैटालिस्ट की कोई भी परिवर्तन होती है नहीं, लेकिन कैटालिस्ट को लेने से रिएक्शंस की स्पीड की परिवर्तन होती है। हाँ, कैटालिस्ट रिएक्शन में आते हैं, डायरेक्ट ली आते हैं, और कैटालिस्ट रिएक्शन में आने के बाद रिएक्शन का जो स्पीड है, रिएक्शन का जो वेलोसिटी है, रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ता है या घटता है, उसका इंक्रीमेंट होती है या डिक्रीमेंट होती है। लेकिन कैटालिस्ट रिएक्शन के बाद आपने कैटालिस्ट को जैसे लिया था रिएक्शन के पहले, रिएक्शन के बाद वो उसी का उसी पर रहता है, मतलब उसका कुछ भी चेंज नहीं होता कैटलिस्ट का। तो आप बोलोगे कैटलिस्ट को हम लेते क्यों है? कैटलिस्ट को हम लेते हैं रिएक्शन की रेट में अपना इफेक्ट डालने के लिए। तो रिएक्शन की रेट में अपना इफेक्ट डाले मतलब क्या हो सकता है? वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकता है, इंक्रीमेंट भी कर सकता है, रिएक्शन की रेट को घटा भी सकता है, डिक्रीमेंट भी कर सकता है। जो कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा उसको आप बोलते हो पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रिएक्शन के रेट को घटाएगा उसको आप बोलते हो नेगेटिव कैटलिस्ट। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के जो स्पीड है, रेट है, उसको बढ़ा रहा है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट को जो बैक सपोर्ट देते हैं उसको आप बोलते हो प्रोमोटर। क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो प्रोमोटर। और उसी के साथ साथ जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, वो नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को घटाना चाहता है, और वो नेगेटिव कैटलिस्ट को जो बैक सपोर्ट करते हैं उसको आप बोलते हो इनहिबिटर या कैटालाइटिक पॉइजन। मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को पीछे से पुश कर रहा है, और पॉजिटिव कैटलिस्ट को पीछे से कौन पुश कर रहा है?
प्रोमोटर, उसी के साथ साथ नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को पुल कर रहा है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट को भी तो कोई बैक सपोर्ट चाहिए, तो नेगेटिव कैटलिस्ट को बैक सपोर्ट दे रहा है इनहिबिटर या कैटालिटिक पॉइजन। तो आप लिखोगे कैटलिस्ट कौन सी तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ये क्या करते हैं, इंक्रीमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, क्या करते हैं, इंक्रीमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ये करते हैं। इनके पीछे कौन बैक सपोर्ट देते हैं, प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या करते हैं, बैक सपोर्ट करते हैं, बैक सपोर्ट, पीछे से सपोर्ट करते हैं, किनको, बैक सपोर्ट करते हैं, किनको, पॉजिटिव कैटलिस्ट को। मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेगा भैया हम पीछे से रिएक्शन की रेट को बढ़ाएंगे तो हमें भी तो कोई चाहिए जो हमें पीछे से प्रमोट करेगा, तो वो है प्रोमोटर, वो है प्रोमोटर। इसी के तरह नेगेटिव कैटलिस्ट ये क्या करते हैं, ये डिक्रीमेंट ऑफ आरओआर, क्या करते हैं, डिक्रीमेंट ऑफ आरओआर ये करते हैं। और नेगेटिव कैटलिस्ट को पीछे से कौन बैक सपोर्ट करता है, आप बोलोगे सर मेरा भी तो कोई चाहिए, हाँ भाई तुझे भी तो कोई ना कोई चाहिए, इनहिबिटर या कैटालाइटिक पॉइजन। क्या चाहिए, इनहिबिटर या कैटालाइटिक पॉइजन। ये इनहिबिटर कैटालाइटिक पॉइजन क्या करते हैं, ये बोलेगा भाई मैं क्या कर रहा हूं, रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर रहा हूं, तो मैं भी तो कहीं ना कहीं टायर्ड हो जाऊंगा, तब मुझे भी तो एनर्जी बूस्टर चाहिए, तो मुझे कौन बूस्ट करेगा, ये बोलेगा भाई मैं हूं ना तेरे लिए इनहिबिटर और कैटालाइटिक पॉइजन, तेरे में जहर घट जाएगा, मैं तुझे जहर पिलाता रहूंगा, मैं हूं तेरा कैटालाइटिक पॉइजन। तो ये है आपका कैटलिस्ट वाला मुद्दा। लेकिन ये मुद्दा और एक बार आएगा, मैं इस मुद्दे को और एक बार छेड़ूंगा, कहां पर, जब मैं एक्टिवेशन एनर्जी आर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, टेम्परेचर की इफेक्ट, जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, जहां से आर्हेनियस इक्वेशन K इक्वल्स टू A टू द पावर माइनस A बाई RT, वो वाला इक्वेशन की जनरेशन होएगा, वो वाला इक्वेशन आपके सामने आएगा, वो इक्वेशन के साथ साथ एक्टिवेशन एनर्जी की कुछ कंसेप्ट है, वो एक्टिवेशन एनर्जी में कैटलिस्ट अपना जो प्रभाव है वो कैसे डालते हैं, अपना जो इफेक्ट है वो कैसे डालते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ये कैटलिस्ट का जो प्रभाव है ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट का प्रभाव है कहां पर, इफेक्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जो EA है ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़े देर के बाद आएगा, ये बहुत सारे लेक्चर के बाद आएगा, ये अंत के लेक्चर में शायद आएगा, ये अंत के बाद या अंत के आगे जो लेक्चर आएगा, मतलब जो पेनल्टीमेट लेक्चर आएगा अंत का, वो होगा इफेक्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी में। तो ये है कैटलिस्ट, हटाए। तो कैटलिस्ट क्या कर सकता है, आप बोलोगे सर ये ना दोनों ही कर सकते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और कैटलिस्ट भाई साहब बोलेगा कि अगर मैं पॉजिटिव हूं तो मुझे बैक सपोर्ट करेगा प्रोमोटर, और मैं अगर नेगेटिव हूं तो मुझे जहर पिलाएगा कैटालाइटिक पॉइजन या इनहिबिटर। तो ये वाला मुद्दा आया। इसके बाद छठा मुद्दा जो कि है टेम्परेचर। सबसे पहली बात, इसको छेड़ो ही मत, इसको जैसा है वैसा छोड़ दो, क्योंकि इसको छेड़ोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मुद्दा बोलने से पहले आपको कंसंट्रेशन वाला मुद्दा पूरा लेक्चर चाहिए। मतलब जो टेम्परेचर का इफेक्ट है किसी भी रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन या कैलकुलेट करने के लिए, वो टेम्परेचर का मुद्दा जनरेट कहां से होता है, वो टेम्परेचर का मुद्दा असल में क्या है, इनिशियल रेट लॉ का मेथड पढ़ना होगा उससे पहले। तो ये मुद्दा मैं जो मेरा दिली ख्वाहिश है मैं उसको पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन इसको पढ़ाया नहीं जा सकता। पहले पूरा केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर लेक्चर आ गया, उसके बाद टेम्परेचर के ऊपर लेक्चर आएगा। तो एक ही बात मैं कहूंगा, आर्हेनियस इक्वेशन सिर्फ लिख लो, जो आर्हेनियस इक्वेशन है यही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन है, यहां से आपको पता चलेगा K इक्वल्स टू A टू द पावर माइनस A बाई RT। ये देखो सब कुछ इधर है,
ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इधर से लॉग आएगा, ये स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टोरी का इक्वेशन बनेगा, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये वाला टर्म को आपको ln log e log बेस 10 सभी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उधर से स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टोरी का भी ग्राफ बनेगा, सब कुछ आएगा, इधर से सब कुछ आएगा। ये k है रेट कांस्टेंट, ये a है फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ये r है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये t है एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन स्केल टेम्परेचर, ये सभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे ये आर्हेनियस इक्वेशन में आएगा। ये डिटेल्ड कंसेप्ट है, तो आपको अगर कोई अभी के लिए बोले कि भाई टेम्परेचर उसका इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है, आप बोलोगे सर ने हमें बोला है आर्हेनियस इक्वेशन है। क्या बोला है? आर्हेनियस इक्वेशन है। आर्हेनियस इक्वेशन से हमें सभी जो प्रॉब्लम है, सभी जो हमारे दिल में सवाल है, क्वेश्चन है, हमें पता चल जाएगा। तो हटाओ टेम्परेचर ये है। अब और एक फैक्टर जो कि है कंसेंट्रेशन, ये जो कंसेंट्रेशन की टर्म है, ये कंसेंट्रेशन के ऊपर किसके कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है। पहले तो ये सुनो, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन में sometime depends on concentration of product, ये भी हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन ये ऐसा भी हो सकता है, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन दोनों के ऊपर निर्भरशील है, डिपेंड्स ऑन बोथ। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन दोनों के ऊपर निर्भर कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन बोथ। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ, ये भी हो सकता है। मतलब मैं आपको इधर से ये बोलना चाह रहा हूं भाई साहब, यदि आप समझ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर सकता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, डिपेंड कर सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, डिपेंड नहीं भी कर सकता है, प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के ऊपर डिपेंड कर सकता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं कर सकते। मतलब ये कंसेंट्रेशन की जो टर्म है ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट के लिए कंसेंट्रेशन की जो निर्भरता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंसी है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं ये एकदम डिस्क्लेमर लगा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। ये कोई थियोरेटिकल केस है ही नहीं, ये कोई थियोरेटिकल हाइपोथेटिकल केस नहीं है। अगर आपको कोई बोले कि एक रिएक्शन में आपको दे रहा हूं, अपने नोटबुक में कॉपी करो, वो नोटबुक में आप जो रिएक्शन को कॉपी कर रहे हो, वो रिएक्शन की जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है, इनमें किनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करते हैं? आप बोलोगे सर पहले तो सुनो, रेट ऑफ रिएक्शन, उनको बोलोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के ऊपर डायरेक्टली भी डिपेंड कर सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसेंट्रेशन के ऊपर एक साथ निर्भर कर सकते हैं।
मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर निर्भर कर सकता है ओनली एंड ओनली, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बना सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप भी बना सकता है, और यही सही नहीं, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। ये यहीं पर हम रुकेंगे नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों की ऊपर निर्भर कर सकता है एक साथ। यहां पर भी हम नहीं स्टॉप लगाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते। मतलब आप बोलोगे कि यहां पर जो भी हमने लिखा है ये सभी पॉसिबिलिटीज है। आप बोलोगे हाँ सर अब हमें पता चल रहा है, आपने तो सभी के सभी को लिख दिया, तो आप ये बोलो कि कौन सा सही है। मैं बोलूंगा सर सभी सही है, और अगर सभी सही है मतलब ये भी हो सकता है, 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 तो आप बोलोगे ये थ्योरेटिकल कतई नहीं है, ये थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल कंसेप्ट कतई नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। अब मैं बोलूंगा तालियां बच्चों, आपने सब कुछ पता कर लिया है, क्योंकि ये असल में थ्योरेटिकल है ही नहीं, ये पूरा एक्सपेरिमेंट के ऊपर निर्भर करता है। मतलब किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों होगा, क्या इक्वेशन है, क्या बहुत कुछ है, वो सभी एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर बेस है। तो ये अब इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा, एक मैथमेटिक्स का लेक्चर आएगा वो हम करा देंगे, उसके बाद जो भी लेक्चर आएगा सिर्फ कंसंट्रेशन के ऊपर हमें 4 से 5 लेक्चर लेना है, मिनिमम 4 से 5 लेक्चर लेना है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से आर्हेनियस, उसके बाद कैटलिस्ट का जो इफेक्ट है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर वो, कलिजन थ्योरी, केमिकल काइनेटिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, 14 से 15 लेक्चर भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, लेकिन पूरा डिटेल्ड थ्योरी है ये। तो आपको हमने आज जो फैक्टर इफेक्टिंग आरओआर है वो सभी बता दिए हैं, डिटेल्ड में बता दिए हैं, और इसी के साथ साथ आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। ये दी एंड है लेक्चर का। अलविदा और जय हिंद।